सरकार के सामने देश के इन मुद्दों का वो रखेंगे और उनका विरोध करेंगे। अब बताइए, लोकतंत्र में कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आप मजाक समझ के रखे हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी दाखिल हो गई और केवल नौजवानों ने 5% वोट दे दिए उसको, तो रिजल्ट इधर का उधर हो जाएगा कि नहीं? आम आदमी पार्टी वहीं चुनाव लड़ने गई जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ सीधा टकराव था। अब आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है, उनके लोग जेल की हवा खा चुके हैं, भ्रष्टाचार के खुलकर आरोप लग चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, देश में बहुत कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है और मसले ही मसले हैं। और उन मसलों में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, युवाओं से जुड़ा हुआ, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ, और जिसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है। उसे लीड तो सीजेपी कर रही है और सीजेपी के उस आंदोलन में कहीं जो एक सोनम वांगचुक के आ जाने से कह सकते हैं एक उसमें जान प्राण ज्यादा फूके हैं और वो 17 दिन हो चुके हैं, आमरण अनशन पर है। मांग आप जानते हैं क्या है, और धर्मेंद्र प्रधान है जो जिम्मेदार हैं शिक्षा की अव्यवस्था के लिए, जो बार बार हमारा युवा ठगा जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट का हुआ, बाकी और भी आप सारा कुछ देख रहे हैं, और सुसाइड तक किए जा रहे हैं और सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। कहा क्या जा रहा है कि ये जो आतंकियों की बी टीम, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, कितना शर्मनाक है कि आप गलतियां आप करें और आपको यदि कोई उसको उजागर करने की कोशिश करे, आपसे इस्तीफे की मांग करें तो वो आतंकवादी हो जाएंगे। सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहीं कहानियां क्या हैं, क्योंकि देश में आपने देखा है अभी जब 2014 के पहले वो अन्ना आंदोलन, उसके परिणाम क्या हुए? दल का उदय हुआ था, वो दल कहाँ खड़ा हुआ है, और बहुत सारे उसके बाद सवाल। और अभी इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसे आंदोलनों को वैसा जो समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। मैग्सेसे अवार्ड जो विजेता, हालांकि अरविंद केजरीवाल भी वो अवार्ड जीते हुए थे, यहां भी वही सोनम वांगचुक, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रही है जनता, वो धार नहीं पैदा हो पा रही जो 2014 के पहले उस आंदोलन में हुई थी। उसके बाद मैंने जो कहा सब कुछ हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल ही सवाल हैं। चलेंगे एक बेहद खास मेहमान, सबसे पहले उन्हें जोड़ता हूं खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ हैं राजेश बादल साहब, परिचित हैं, और राजेश बादल जी से एक दीर्घ अनुभव वाले जर्नलिस्ट हैं, सुधी जर्नलिस्ट हैं। आपका बड़ा लंबा कैरियर 50 सालों के लगभग का, और तमाम बड़े चाहे वो प्रिंट मीडिया संस्थान हो या राजसभा टीवी, और आज जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन एक वक्त में वो आज तक जिसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे या और भी ऐसे दिग्गज लोग होते थे। बहुत स्वागत राजेश सर। ये जो चल रहा है, धन्यवाद संजीव। मैंने जो भूमिका बांधी, खासकर ये जो सोनम वांगचुक जी, कैसे देखें कैसे लें, क्योंकि जो 17वां दिन अनशन का, सरकार तो कान भी नहीं धर रही है और दुनिया चिंतित है कि इतने बड़े एक मैग्सेसे अवार्ड विनिंग शख्स जिन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, और बाकी भी इनोवेशंस उनके देश दुनिया में ख्यात हैं, अलग अलग कंट्रीज से उन्हें सम्मान मिला है। ये अलग बात है कि हमारा देश जो इस समय की हुकूमत है वो शायद नहीं ध्यान दे पा रही। कैसे देखें कैसे ले, जो मैंने कहा कि समर्थन ही नहीं मिल पा रहा जैसा मिलना चाहिए। आ रहे हैं लोग, लेकिन वो जनसैलाब नहीं है, करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। टिप्पणी आप। देखिए, बड़ा दिलचस्प आपका प्रश्न है और बड़ा दिलचस्प इसका उत्तर हो सकता है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। खूबसूरत बात। 2012 में जब अन्ना हजारे के अगुवाई में आम आदमी पार्टी नाम की एक छोटी सी पार्टी का उदय हुआ था, और बल्कि आम पार्टी का उदय नहीं हुआ था, एक संगठन आया था जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, और ये वादा करता था कि वो गैर राजनीतिक ढंग से विरोध करेगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा। यानी पॉलिटिकल सिस्टम में दाखिल होने की बात वो आम आदमी पार्टी नहीं करती थी उस समय। उस समय भी 2-2.5 साल चुनाव के बचे थे, आज भी 2-2.5 साल चुनाव के बचे हैं। उस समय भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे जबरदस्त थे। आज भी आप देखें तो 2000 जो गरीबी और बेरोजगारी के जो
मुद्दे हैं वही सबसे ऊपर हैं। उस समय भी जंतर मंतर पर धरना हुआ था, इस समय भी जंतर मंतर पे धरना हुआ। उस समय भी रेमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त अरविंद केजरीवाल थे, इस समय भी रेमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त सोनम वांगचुक केंद्र में हैं। उस समय भी एक बहुत बड़ा तकनीकी जानकार अरविंद केजरीवाल खुद भी इंजीनियर रहे हैं, आप जानते हैं। और इस समय भी एक अभिजीत दिपके जो हैं औरंगाबाद के, वो भी इसी तरह के हैं, इसी बैकग्राउंड से हैं। तो मुझे लगता है कि दो बातें यहां से उभरती हैं जो आपने कही हैं कि भारत में अगर हम दोनों आंदोलनों की समानता देखें तो कि क्या संयोग है मात्र ये? शायद ये संयोग मात्र नहीं है, क्योंकि 2012 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार को ये कहा जाता था कि अब ये सरकार काम नहीं करती, मनमोहन जी मौन रहते हैं और छतरी ओढ़ के घी पीते हैं, क्या इस तरह वगैरह वगैरह के बड़ी उटपटांग से बातें छतरी ओढ़ उनके के बारे में कही जाती थी। और कुल मिलाकर के कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, जो कि लोगों के दिलो दिमाग तक छा गया था। अब यही बात अब कही जा रही है और हम सब जानते हैं कि अब 2 साल जब चुनाव, 2-2.5 साल, अब देखिए 24 और 5 29 में चुनाव होंगे, तो अब 2-2.5 साल 3 साल जो भी बचा है चुनाव में, ये फिर वही बात सवाल मोदी सरकार पर हो रहा है कि भाई बेरोजगारी हटाने के लिए आपने क्या किया, आपने करप्शन हटाने के लिए क्या किया, आपने कोविड के समय कैसे काम किया, आपने नोटबंदी के समय कैसे काम किया, आपने तमाम पेगासस, टूल किट वगैरह वगैरह वगैरह, कितने मामले हैं जिनके उत्तर अभी तक भारत चाहता है। तो लगभग वैसे ही सवालों का जो सामना है वो मोदी सरकार कर रही है। अब यहां से दो बातें उभरती हैं। पहली बात, मैं देखिए दोनों पार्टियों की तुलना करते हुए चलूंगा तो हमारे चलेगा दर्शकों को ज्यादा आनंद आएगा। सर। जब आम आदमी पार्टी ने ये तय किया कि अब तो उसने तो देश में क्रांति कर दी है और केंद्र सरकार को हिला दिया है, तो तुरंत जो एक महत्वाकांक्षी युवक होता है, अरविंद केजरीवाल जो थे, उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी। ठीक वैसे ही जैसे कि जब अभिजीत, दर्शकों को स्मरण करा दूं कि उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी इसके पीछे राजनीति करने की कोई मंशा नहीं है। यही बात दीपके ने कही। वही तो मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम गैर राजनीतिक ढंग से सरकार के सामने देश के इन मुद्दों को रखेंगे और उनका विरोध करेंगे। और ये देख करके एक टेक्निकल इंजीनियर है, बढ़िया इंसान है और रेमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त है, ये अगर कर रहा है तो फिर उनके साथ में योगेंद्र यादव जुड़ गए, किरण बेदी जुड़ गई, शशि भूषण जी जुड़ गए, उनके साथ में और भी तमाम कई लोग, एक लोकपाल जी थे, मैं मतलब माननीय, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, बहुत सारे नाम ऐसे जुड़ गए कि इनके साथ भी वैसे नाम जुड़ रहे हैं। बाद में जैसे ही आशुतोष जुड़ गए, तो जिस तरह से उन्होंने पाला बदला और चुनावी राजनीति उन्होंने शुरू करी, तो उस चुनावी राजनीति के चलते धीरे धीरे उनके सारे साथी छिटक गए सिवाय मनीष सिसोदिया के। और मनीष सिसोदिया जी हम सब जानते हैं, अब दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, महीनों तक जेल में बंद रहे हैं। अब अभिजीत दिपके, जैसे कि उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागी थी, इस आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के जो आंदोलन के जो जनक हैं, वो भी औरंगाबाद से निकलते हैं, अमेरिका जाते हैं, बोस्टन से डिग्री लेते हैं और फिर अपनी मां से आखिरी संवाद वो ये करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आपको याद है अरविंद केजरीवाल की अगर मैं याद करूं तो हम सब लोग ये जानने लगे थे, यानी दोनों आंदोलनों में कितनी समानता है। अब यहां से हम दो रास्ते निकाल सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जब राजनीतिक प्रतिपक्षी दल सरकार के सामने जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाते,
तो एक गैर राजनीतिक तरीके से एक मोर्चा बनता है या पार्टी बनती है। अब बताइए, लोकतंत्र में कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आप मजाक समझ के रखे हैं आप। तो यानी जो मजाक अगर सरकार कर रही है, वैसा ही मजाक आप गैर लोकतांत्रिक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी रख देंगे ना। भारत जैसे 150 करोड़ के मुल्क का जो लोकतंत्र है, उसको आप इस तरह से बात कर रहे हैं जनता। और ये तो पहले दिन से मुझे लगता है कि घोषित रूप से इनका इरादा पॉलिटिकल है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो अब ये गैर राजनीतिक ढंग से उन्होंने फिर एक अपने अन्ना हजारे को ढूंढ लिया, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक उनके प्रभाव में आ गए, और प्रभाव में आ गए। 17 दिन का उनका अनशन हो गया, शुगर डाउन हो गई, बीपी डाउन हो गया, और देश भर में हजारों लोग कह गए। लेकिन अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक में अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि जो सोनम वांगचुक की जो उपलब्धियां हैं वो कम हैं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो आइस स्तूप का जो प्रयोग किया है संजीव भाई, वो तो अद्भुत है। कि जब बर्फबारी लद्दाख में होती है, उसको इकट्ठा कर लो और उस पानी को फरवरी मार्च में किसानों को दे दो। कितना अद्भुत प्रयोग है वो। और उसके बाद उन्होंने पर्यावरण संतुलन की दिशा में काम किया, लद्दाख के लोगों के लिए काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो दूसरी कहानी मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि पिछली बार 70 दिन तक लगातार जेल में रहे थे सोनम वांगचुक, और उन्होंने अपनी रीढ़ कमजोर नहीं होने दी थी। सरकार को 170 दिन, हाँ माफी चाहता हूं, 170 दिन, और सरकार को झुकना पड़ा था। अब दो कहानियां आपको मैं सुनाता हूं, जो आप इसको भी सच मान सकते हैं और उसको भी सच मान सकते हैं कि संभव है। मेरा मन ये कहता है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि महाराष्ट्र से एक लड़के को लाया गया और एक प्रतिपक्ष के रूप में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया गया, एक तीर से दो निशाने कर रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ किया था कि शीला दीक्षित आज तक नहीं, मतलब अब तो रही नहीं वो, लेकिन कांग्रेस वहां आज तक नहीं जीत पा रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब नॉर्थ ईस्ट का एक राजनीतिक तस्वीर आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख की अपनी समस्या है, जम्मू कश्मीर की अपनी समस्या है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो लद्दाख धड़कता है, लद्दाख कुछ होता है तो जम्मू कश्मीर धड़कता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो अगर हम ये बात करें कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख में हैं, उनके बहाने कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो चुनावी राजनीतिक रंग है उसमें तो नहीं कहीं दखल देने का इरादा है, क्योंकि सोनम वांगचुक का एक आभा मंडल है। सोनम वांगचुक भले ही एक राजनीतिक सभा को संबोधित ना करें एक भी, लेकिन वो अगर मान लीजिए उस प्रभाव को नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं, तो देखिए मणिपुर में क्या हुआ था पिछले चुनाव में, मैतेई और कुकी में नागांव 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। असम में भी कुछ जो सीटें जो 3-3 बार की उनकी बीजेपी की जीती हुई थी, वो भी पिछले ये मैं बात 24 के बाद की कर रहा हूं। तो असम में भी ऐसा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी अब वैसी कुछ हवा बनने लगी है, तो अब सिक्किम भी ऐसा ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, उस कांग्रेस को मजबूत होने के लिए ऐसी कोई पार्टी रोके उसको। आम आदमी पार्टी से एक समानता मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए समानता कर रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी वहीं चुनाव लड़ने गई जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ सीधा टकराव था। वो दिल्ली गई, है ना, दिल्ली में पंजाब गई, वो महाराष्ट्र नहीं गई, वो उत्तर प्रदेश नहीं गई, गुजरात गई। गुजरात में तो आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को हराया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को हराया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को हराया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा ताजा है, हरियाणा तो अभी हाल ही में, हाँ, हरियाणा का ताजा उदाहरण है। बंगाल नहीं जाती वो,
नहीं जहां जहां बहुदलीय दल, मतलब बहुत सारे दल सक्रिय हैं, वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से उतना खतरा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को उसने निपटा दिया है, वामपंथियों से उतना खतरा नहीं है, आरजेडी से उतना खतरा नहीं है, जेडीयू को उसने निपटा दिया है, तो एनसीपी से उतना खतरा नहीं है। तो खतरा है तो उसको सिर्फ इस बात का डर है कि देर सवेर, जैसे कि होता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या पहले जनसंघ या जनता पार्टी जब कमजोर पड़ती थी, तो कांग्रेस नाम का एक वज्र बनता था और उसको हटा देता था। तो ये एक अंदर का भय समझते हुए मैं जो हमेशा अपने चैनल पे अपनी तमाम बहसों में कहता रहा हूं कि ये जो है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम एक्सपोज हो गई है, केजरीवाल और मनीष जेल जा चुके हैं आरोप में, अब इसका एक्सपायरी डेट गुजर गई है, निकल गई है, तो अब ये नई कॉकरोच जनता पार्टी सी टीम के रूप में आई। एक तो मैं कहानी ये बता रहा हूं, सी को बी बनाना है, सी को बी पे लाना है, ऐसा है। सी को बी बना सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि राजनीति में जो ए टीम का कैप्टन होता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि बी टीम का कैप्टन उसकी जगह ले ले, है ना। बी टीम के कैप्टन को वो कभी ए टीम की अपनी जगह नहीं लेने देता, ए टीम का कैप्टन नहीं बनते देखना चाहता। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी कहानी ये है कि वास्तव में देश की जो स्थिति है इस समय, इस देश में क्या हुआ था, सेंसरशिप में हम लोग जब लगी थी 1976 में, तो हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की और सेंसरशिप 1975, हाँ 75 में जब इमरजेंसी लगी और पहले सेंसरशिप लगी, तो मैंने 76 में शुरू की थी, इसलिए वो माफ कीजिए 76 याद आ जाता है क्योंकि 50 साल हो गए। तो वो जो हम लोगों ने एक गैर राजनीतिक, देखिए उस समय के जेपी के आंदोलन में कौन था, जेपी का ऑरा अन्ना हजारे से और सोनम वांगचुक से बहुत बड़ा था। जेपी महात्मा गांधी के आंदोलन से निकले हुए थे, तपे तपाए थे, और उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे इन पे भी नहीं है। अगर वो सितारे थे तो सोनम वांगचुक और अन्ना हजारे जुगनू हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगहों पर निर्विवाद हैं। तो दूसरी कहानी मैं ये बता रहा हूं कि देश में जब भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, आज आप राशन कार्ड बनवा लीजिए बिना पैसे दिए, आप आधार कार्ड बनवा लीजिए बिना पैसे दिए, तो बहुत सारी जब जमीनों का जो कारोबार है वो कर लीजिए, आप आरटीओ में आप लाइसेंस बना के दिखा दीजिए बिना पैसे दिए, नहीं हो सकता। तो जो लोग अघा गए हैं, बेरोजगारी दूर हो नहीं रही है। देखिए खतरनाक संकेत है संजीव भाई कि ऐसे ऐसे अपराध अब इन दिनों हो रहे हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए, और ये उन शिक्षित बेरोजगारों की के दिमाग की उपज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो उनका, लेकिन मरता क्या ना करता, भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखा आदमी सब कुछ कर सकता है। तो बेरोजगारी हट नहीं रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरियां जा रही हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए कहां आसमां, हम आज 100 रुपए का मैं स्कूटर पे अभी परसों गया तो मैंने 300 रुपए का पेट्रोल डलाया, आज वो रिजर्व में आ गया। यानी 300 रुपए का जो मैं 150 किलोमीटर चलता था, अभी मैं उतना भी नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं। तो दूसरी कहानी के रूप में मैं यही कह रहा हूं कि संभव है कि ये भारत का सामाजिक ताना बाना है, जो एक सिस्टम को, एक सरकार को, एक व्यवस्था को एक सीमा तक वो भरोसा करता है, और जब वो देखता है कि उनकी समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं, तो वो अपने बीच से ही कोई ना कोई एक प्रतीक खड़ा कर देता है। तो संभव है कि ये दूसरा प्रतीक हो। जी संजीव भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें इसमें सवाल यही है, देखिए लोगों का शायद भरोसा टूट गया है, जो उनके साथ में छलावा हुआ, धोखा हुआ, बाद में जिस तरीके से ठगे हुए उन्होंने खुद को महसूस किया, तो शायद ये वजह है कि इतना बड़ा चेहरा, नो डाउट आपने ये भी कहा कि ये दूसरे अन्ना उनको कहीं उपयोग के नाम पर कि निर्विवाद है, वो बहुत विद्वान है, अति विद्वान है, दुनिया उनका लोहा मानती है, तो कहीं ये वजह है इसीलिए कि उस तरीके से देखिए हम आपने जो चीजें की, हमारे हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे, हम उनको लेकर चिंतित हैं कि कब कैसे रोजगार मिलेगा, इतना वो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ रहा है, लेकिन चिंता ये कि कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम तो आईआईटी, आईआईएम इक्विवेलेंट है वो। तो नहीं जुड़ना, जो कहीं जिन्होंने भोगा कि भी उन बच्चों के कितनों ने सुसाइड किया, अभी जब वो नीट का फिर परीक्षा हुई, तो फिर ये क्या, इसका हल क्या निकलेगा? एक तो ना जुड़ना, और दूसरा जब यदि ये सरकार प्रायोजित है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान या कुछ, क्या कुछ बीच में दिखता है आपको, कुछ होगा या सब कुछ ढाक के तीन पाती मान के चले? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो है, ये एक बहाना है। और इस्तीफा हो भी जाएगा तो क्या सरकार बहुत अच्छी हो जाएगी? बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी। ये तो नहीं, एक प्रतीक है। उस और आंदोलन को अगर बल देखा देना है, जाए, इस आंदोलन को बल देना है, नहीं, जैसा आपने टीम को इस तरीके से स्थापित करना है कहीं कि वो जो हमारे खिलाफ जितना विरोध है वो कहीं उसमें भी शिफ्ट हो जाए, बटे नहीं उन मुझे कांग्रेस या और इंडिया ब्लॉक को ना जाए। इस एंगल से पूछ रहा था। पता नहीं, मैं तो ये कह ही रहा हूं कि ये हताशा है, ये नौजवान पीढ़ी का आक्रोश है, गुस्सा है। तो दूसरी कहानी जो मैं कह रहा हूं वो संभव है कि ये युवाओं का आक्रोश और गुस्सा बाहर आ रहा हो फूट कर, कब तक नहीं आएगा। लेकिन ये चुनाव के मसले, चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते। ये अफसोस की बात है हमारे लोकतंत्र में। हमारे लोकतंत्र में अभी भी राम मंदिर का मसला बनता है, अभी भी लाडली बहनाओं को जो पैसा मिलता है वो मुद्दा बनता है, हमारे यहाँ के चुनाव में जो उपहार बांटे जाते हैं वो मुद्दा बनता है, हमारे यहाँ के चुनाव में जो शराब बांटी जाती है वो मुद्दा बनता है। आप देखिए, राहुल गांधी या जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो मुद्दे उठाते रहे। राफेल का मुद्दा उठाया था, क्या मुद्दा बन पाया? तो नीट की परीक्षा क्या मुद्दा बनेगी? ये मेरा सवाल उल्टा बल्कि ये है कि ये जो मसले हैं एक साक्षर भारत के हैं, जागरूक भारत के हैं, नौजवान भारत के हैं, और वो भारत जो विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला, मेरा ख्याल है कि 36% लोग नौजवान हैं यहाँ के। किसी देश में इतने नौजवान नहीं हैं जो अपनी चिंता करने के लायक बालिग हो। तो ये अगर हुआ है तो बहुत गंभीर चेतावनी है हमारे सिस्टम को लेके। और एक बात और आपको याद दिला दूं, ये जो श्रीमान हैं अभिजीत दिपके, जो औरंगाबाद से गए पत्रकारिता की पढ़ाई करके, वो भी आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, जड़ में दोनों 3 साल तक, 2020 से 23 तक वो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद अभी दोनों कहानियों पर बात करते हुए कि शायद अब आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है, उनके लोग जेल की हवा खा चुके हैं, भ्रष्टाचार के खुलकर आरोप लग चुके हैं। तो अब ये पार्टी उन राज्यों में जहां कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीधी डायरेक्ट फाइट है, वहां अब ना काम कर पाए। तो इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी अगर 3% वोट भी ले गई, 4% वोट, आप केवल मैं एक उदाहरण बताता हूं कि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी दाखिल हो गई और केवल नौजवानों ने 5% वोट दे दिए उसको, तो रिजल्ट इधर का उधर हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। तो ऐसे राजस्थान में भी ये स्थिति बन सकती है, छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है, नॉर्थ ईस्ट में तो अभी समस्या है ही, पूरा नॉर्थ ईस्ट है। देखिए, मणिपुर में अभी हाल के में जो आप देख रहे हैं, तो कांग्रेस का वोट बैंक 25% से बढ़ के 48% हो गया है मणिपुर से, जिस तरह से हाल हैं और वहां की जो खबरें आ रही हैं। तो ये मामला है, तो दिलचस्प है कुल मिला के। दिलचस्प। राहुल गांधी भी इस पर कहीं वर्क कर रहे हैं। उन्होंने वो कोटा में जो पहला अपना आयोजन था, अब उनके और आयोजन 2 होने हैं। कहीं इंडिया ब्लॉक में अलग अलग जो उनके सहयोगी साथी हैं वो इस आंदोलन को, जो सीजेपी के आंदोलन, डीएमके का समर्थन हो गया, कनिमोजी का हमने वो देखा था, एक्स आया था, या अखिलेश यादव कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं आ रहा है। इन्होंने उद्धव ठाकरे, उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 जुलाई को पहुंचने वाले। राहुल गांधी से वे कहीं आग्रह कर रहे हैं कि आप भी। तो ये असमंजस इसीलिए कि कहीं क्या है। जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना, तब इन लोगों को कांग्रेस की याद आती है। जब शिवसेना 2 फाड़ हो गई, तब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, वरना वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे थे क्या? आप याद कीजिए।
ममता बनर्जी की जब सरकार चली गई, नहीं तो वो शरद पवार के साथ खड़े होके कह रही थी कि यूपीए क्या है, कांग्रेस क्यों हमेशा लीड करे। अरे भाई 100 सांसद हैं उसके, तो वो लीड नहीं करेगी? आपके 20-25 सांसद वाली पार्टी को लीड अगुवा बनाए। वो एनडीए की तर्ज पे, जैसे कि एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे वो नायडू को बनाया था। ये एक ऐसी चीज है। अखिलेश यादव, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है। संजीव भाई, मेरी चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र, जो संवैधानिक लोकतंत्र है, वो दो पहियों पर टिकता है, पक्ष पे और प्रतिपक्ष पे। और जब वो प्रतिपक्ष का झंडा प्रतिपक्ष का एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाता है, तो ये लोग, ये जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये तब बिलबिला करके उसके पास पहुंचती हैं। अन्यथा कोई खुलकर सामने नहीं आता। और खुलकर तो सामने आने, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप एनसीपी ले लीजिए, आप आरजेडी ले लीजिए, आप डीएमके ले लीजिए। डीएमके तो उल्टे अलग हो गई, एक विधायक चुन के आया है लेकिन वो अलग हो गई। तो ये बात है कि कांग्रेस दबाव में आके, और माफ कीजिए, कांग्रेस के लोग चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि राहुल जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो कांग्रेस के अंदर क्यों चुप्पी रहती है। ये भी कांग्रेस के भी तो प्रथम श्रेणी के नेता क्या खुलकर सामने आते हैं? नहीं आते। जिस तरह से आना चाहिए, बयान जारी करना अलग बात। नहीं, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, है। मैं इसमें एक अंतिम सवाल आपसे चाहूंगा। देखिए, ये है कि 8 किलो उनका वजन, 8 किलो 200 ग्राम आज की जो सूचना थी, बीपी आपने जो ब्लड शुगर वो डाउन होता चले जा रहा, 59 साल के वो हैं, और चिंता पूरी दुनिया कर रही है कि वो सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो। हालांकि वो ऐसे आंदोलन कई बार पहले कर चुके हैं। 21 दिन का उनका शायद क्लाइमेट फास्ट जो था 21 दिन का था, आज तो 17वां ही दिन है, और वो केवल नमक का पानी पीकर जो है वो चल रहा है, और बहुत बेहद बेहद कमजोर हम लोग देख रहे हैं। लगातार चिंता होती है कि इतना विद्वान आदमी और सरकार की जो हठधर्मिता है। तो सवाल फिर यहीं पर आके खत्म करना चाहूंगा कि ये कैसे, मतलब ये उन्हें तो चिंता है नहीं, इधर कोई बात बनती दिखती नहीं है, चिंता उस तरीके से है नहीं, तो इसका जो उस शख्स जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, क्या कहिएगा यहाँ? वो लड़ाना है। देखिए, ये संजीव भाई, ये इस देश का सकारात्मक पक्ष है। इसमें और जोड़ दो, क्योंकि देखिए, एक तरफ कलंक की बात है और इधर ये जो है गौरव है। भारत के लिए तो, दुनिया के समक्ष तो गौरव है हमारे। मैं वही बात कर रहा हूं कि देखिए, ये सकारात्मक बात ये है कि भारत के पास हर दौर में एक गांधी रहता है जो सही समय पर हस्तक्षेप करता है। जैसे 74 में जयप्रकाश नारायण ने किया, जैसे अन्ना हजारे ने 12 में किया, जैसे अब सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, नकारात्मक पक्ष यह है कि जयप्रकाश नारायण ने भी एक वक्त पे उनको निराशा हुई थी कि वो ठगे गए, जनता पार्टी के लोग जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। अन्ना ने भी यही बात कही थी आम आदमी पार्टी को लेकर के, अगर आपको याद हो तो कहीं सोनम वांगचुक का भी अनुभव ऐसा ही ना हो, तीसरी बार तीसरा गांधी न ठगा जाए। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जगह समझ किया राजेश जी। यही चिंता है कि कहीं वो, आपने भी कहा शुरू में कि कहीं उनको भी वो फंसा तो नहीं ले गया। वो अपने एक जो रहता है ना कि कई बार हम बहुत अंतर्मन से होकर जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि हम ठग लिए गए, फंस गए। वैसा ना हो, ईश्वर ना करे, लेकिन अभी आज के हालात में तो यही कई शंकाएं ज्यादा है। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद, आभार, अच्छी एक चर्चा की। दोस्तों, आप सुन रहे थे राजेश बादल जी और हम बात कर रहे थे सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में सोनम वांगचुक, तीसरे गांधी जो कहा, तो चिंता है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, पूरे चर्चा को सुनने के बाद राजेश जी ने बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ में हर पक्ष पहलू को कहीं आपके सामने रखा है। टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।